प्रोसेस ऑफ सेगमेंटेशन या क्लीवेज फॉर्मेशन क्या है? दैट इज द प्रोसेस ऑफ द रैपिड माइटोटिक डिवीजन ऑफ द जाइगोट। जाइगोट का फर्टिलाइजेशन यहां हो गया, कहां हुआ? तो एम्प्यूला रीजन में हुआ। जस्ट आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, लगभग आधे घंटे के बाद अब उसमें प्रोसेस ऑफ डिवीजन शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा यहां हमको ये समझना जरूरी है कि प्रोसेस ऑफ सेगमेंटेशन जनरल प्रोसेस ऑफ माइटोसिस से अलग कैसे है। तो प्रोसेस ऑफ माइटोसिस के कंपेरिजन में प्रोसेस ऑफ सेगमेंटेशन बहुत रैपिड डिवीजन है। लगभग तुरंत आधे घंटे बाद ये प्रोसेस ऑफ डिवीजन शुरू हो जाती है और कॉन्टिन्यूअस ये फर्टिलाइज जाइगोट डिवाइड होना चल रहेगा। इनिशियली यहां से एम्प्यूलर रीजन से ये जाइगोट ट्रांसफर होकर रीजन ऑफ इस्थमस में पहुंच जाता है। अब इस्थमस में आने के बाद पहला डिवीजन होगा, दूसरा डिवीजन होगा, कॉन्टिन्यूअस डिवीजन होगा। पहले ये जान लें कि माइटोसिस और सेगमेंटेशन का डिफरेंस। माइटोसिस की प्रोसेस में मियोटिक फेज होगा, डिविजनल फेज होगा, उसके बाद इंटरफेज होता है, फिर मियोटिक फेज होता है। तो जो इंटरफेज होता है, इंटरफेज में G1, S और G2 फेज आते हैं, लेकिन यहां पर G1 और G2 फेज एस्केप हो जाते हैं। ध्यान देना होगा। प्रोसेस ऑफ सेगमेंटेशन या क्लीवेज की केस में मियोटिक फेज हुआ, डिवीजन हुआ, ठीक, और उसके बाद S फेज आएगा, G1 और G2 फेज एस्केप करते हैं इस प्रोसेस ऑफ क्लीवेज में। तो फर्स्ट डिवीजन होगा तो देयर शुड बी द फॉर्मेशन ऑफ टू ऑलमोस्ट इक्वल सेल्स। हाँ, यहां एक बात हमें और ध्यान देना होगा कि ऑलरेडी जो ओवम सेल है बहुत बड़ा है, 0.1 mm का लार्जेस्ट सेल है ह्यूमन बॉडी का। तो इस सेल की साइज में ग्रोथ नहीं होगा। शायद इसी प्रोसेस की वजह से G1 और G2 फेज गायब है। सिर्फ यहां डिवीजन किसका होगा? तो जेनेटिक मटेरियल का होगा। और इस डिवीजन का बेनिफिट जो होगा वो बेनिफिट होता है कि क्रोमोसोमल साइटोप्लाज्मिक रिलेशनशिप को बैलेंस करता है। पूरा सेल जब डिवाइड होगा तो दो ब्लास्टोमेर्स बनेंगे, ऑलमोस्ट अनइक्वल साइज के ही होंगे ब्लास्टोमेर्स। फर्स्ट डिवीजन हुआ, सेकेंड डिवीजन होगा, थर्ड डिवीजन होगा। रैपिडली थर्ड डिवीजन के बाद नंबर ऑफ सेल्स हो गई 8, लेकिन ये क्या है? दीज आर द ब्लास्टोमेर्स। अब इन ब्लास्टोमेर्स की कैपेबिलिटी जब तक 8 सेल कंडीशन है तो इनकी सबसे स्पेशल कैपेबिलिटी क्या होती है कि all the blastomeres can be developed into the form of a new individual embryo। यही कंडीशन होती है ट्विंस के रीजन में। कभी कभी ये ब्लास्टोमियर्स कंप्लीटली डिवाइड हो गए। अगर दो पार्ट में डिवाइड हो गए तो वो मोनोजाइगोटिक का केस हो जाता है। ट्विंस का जानते होंगे तो मोनोजाइगोटिक कंडीशन हो जाती है। कभी कभी अगर ज्यादा कंडीशन अगर 4 सेल में हो गए तो 4 प्रोजेनिज हो जाएंगे, 4 ऑफ स्प्रिंग्स हो सकते हैं। ये ब्लास्टोमियर्स की स्पेशल कैपेबिलिटी है। लेकिन जब ये 16 सेल आए की कंडीशन में आया, 16 से जब 32 आए तो दे हैव ग्रेजुअली लॉस्ट दैट कैपेबिलिटी। अब इनमें ये कैपेबिलिटी नहीं रह जाती है ह्यूमन ब्लास्टोमियर्स में। ये एंटायर ब्लास्टोमियर्स जो है, ये बात हमको ध्यान देना पड़ेगा कि ये अभी भी जोना पेलुसिडा उसके ऊपर प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रेजेंट होती है। जोना पेलुसिडा की प्रोटेक्टिव कवरिंग में प्रेजेंट है। डिवीजन अभी चलेगा। फाइनली ये एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर, अनऑर्गेनाइज्ड बॉल लाइक स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर कन्वर्ट होगा। दैट इज नोन एज द स्ट्रक्चर ऑफ द मारुला।
नियर अबाउट 32 सेल स्ट्रक्चर, 64 सेल स्ट्रक्चर मालुला पोजीशन में ये एग्जिस्ट करेंगे। अब थोड़ा सा इनमें स्पेशलाइजेशन होना शुरू होगा मालुला के बाद जब ये ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में जाएंगे। और ब्लास्टोसिस्ट स्टेज नियर अबाउट 1 वीक के आसपास पहुंचते पहुंचते 5 से 6 दिन पहुंचते पहुंचते ये ब्लास्टोसिस्ट फेज अटेन कर लेता है। कौन? ये डेवलपिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज शुरू हो रहा है। तो इस ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में भी ये जोना पेलुसिडा एग्जिस्ट करता है चारों तरफ। इसका स्पेसिफिक रोल क्या होगा कि ये जोना पेलुसिडा का लेयर सेलेक्टिव अप्रोच अटेम्प्ट करता है। सेलेक्टिव अप्रोच अटेम्प्ट करने का मतलब क्या हुआ कि वो इस ब्लास्टोसिस्ट को कहीं भी इम्प्लांट होने या सेटल होने से रोकता है। वो आइडेंटिफाई करेगा, कंफर्म करेगा कि कौन सा रीजन इस यूटेराइन वॉल का, इंडोमेट्रियम का कौन सा पार्ट सुटेबल है जहां की वो इम्प्लांट कर सके। इट्स ओके। और अप्रोक्सीमेट ऑफ द 7th डे ऑफ द फर्टिलाइजेशन, लगभग 7वें दिन जब ये ब्लास्टोसिस्ट नियर अबाउट 200 to 300 सेल की पोजीशन में पहुंच जाता है, 200 से 300 सेल हो जाते हैं डिवाइड होते होते। उस रेंज में पहुंचने के बाद इसका इम्प्लांटेशन हो जाता है इन द रीजन ऑफ द इंडोमेट्रियम। अब इस इंडोमेट्रियम के रीजन में पहुंचते समय में इस जोना पेलुसिडा इससे यूनाइट होगा और हार्मोनल सिक्रीशन में सपोर्ट करेगा। ओवरऑल प्लेसेंटा का फॉर्मेशन अभी होने बाकी है। तो इस जोना पेलुसिडा का रीजन कलेक्टिवली हेल्प करेगा। इसके साथ साथ स्ट्रक्चर ऑफ ट्रोफोब्लास्ट। अब ये जोना पेलुसिडा जब इम्प्लांटेशन हो जाएगा, क्लीवेज फॉर्मेशन हुआ। क्लीवेज फॉर्मेशन का लास्ट स्टेज जो है ये ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन। अब ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन जब होगा तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो ब्लास्टोसिस्ट सेल्स हैं वो 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है। आउटर लेयर ऑफ सेल ये बाहर की तरफ से रिंग फॉर्म में है, और जो कि छोटी साइज की सेल्स हैं, देख रहे हैं छोटे हैं ये साइज में, और इनर लेयर ऑफ सेल्स 2 पार्ट में डिवाइड हो गए। अब फाइनली इस ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में ये बाहर की लेयरिंग जो दिख पा रही है, हम लोग देख रहे हैं, ये ट्रोफोब्लास्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है। ये हमको ध्यान देना होगा कि ये ट्रोफोब्लास्ट लेयर एम्ब्रियो का पार्ट नहीं होगा। ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के फॉर्म में डेवलप हो जाता है, लेयर ऑफ कॉरियन एंड एमनियन, जिसके अंदर एम्ब्रियो सेटल होगा। ओके, ये ट्रोफोब्लास्ट का लेयर। इसी ट्रोफोब्लास्ट के लेयर में जहां पर ये एम्ब्रियोनल सेल्स है, ये एम्ब्रियोनल नाम है, जो इनर सेल्स है वो एम्ब्रियोनल नाम में बदली, एम्ब्रियोनल सेल्स हुई। ये जिस रीजन पर एम्ब्रियोनल नाम जुड़े हैं ट्रोफोब्लास्ट से, वो उन सेल्स को कहते हैं सेल्स ऑफ राउबर्स। राउबर सेल्स हैं। ये राउबर सेल्स क्या है? जो कि ट्रोफोब्लास्ट से डेवलपिंग एम्ब्रियो को कनेक्ट किए हुए हैं। ओके, ये कनेक्टेड है, और ये कनेक्ट होने की वजह से ये ट्रोफोब्लास्ट इस एम्ब्रियोनिक सेल्स के साथ जुड़ा हुआ है। ये ट्रोफोब्लास्ट हम जानते हैं क्या होगा, ये आगे डेवलप होके कोरियन और एमनियन में कन्वर्ट होगा। एंटायरली पूरे ब्लास्टोसिस्ट की बात करें तो जिधर एम्ब्रियोनिक सेल्स है वो एम्ब्रियोनिक पोल कहा जाता है, और उसके जस्ट अपोजिट साइड में जो रीजन है
इस पोल को कहते हैं एम्ब्रियोनिक पोल। एम्ब्रियोनिक पोल और उसके अपोजिट वाला पोल क्या हुआ, तो एम्ब्रियोनिक पोल हो गए। अब इस एम्ब्रियोनिक पोल में ही फर्दर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। फर्दर एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस ट्रोफोब्लास्ट लेयर का। ये ट्रोफोब्लास्ट लेयर क्या हुआ, तो ये कन्वर्ट हुआ किसमें, कोरियन और एम्नियन में। अब यहां आते हैं प्रोसेस ऑफ इम्प्लांटेशन। प्रोसेस ऑफ इम्प्लांटेशन क्या है, दैट इज द प्रोसेस ऑफ द सेटलमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इनसाइड द एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस। यूटेरस के एंडोमेट्रियम में ब्लास्टोसिस्ट का फिक्स हो जाना क्या हुआ, दैट्स द प्रोसेस ऑफ इम्प्लांटेशन हुआ। इस यूटेरस के एंडोमेट्रियम लेयर को लाइसिन एंजाइम्स, इस जेनापुल एसिड के यहां इसका काम है, ये रैप्चर करता है, इनको रैप्चर करता है और रैप्चर करने के बाद यहां इसको सेटल करता है। ठीक, अब जब ये सेटल हो गया और इसके ऊपर इंडोमेट्रियम की लेयर कवर कर ली और इंडोमेट्रियम की लेयर और ये ट्रोफोब्लास्ट फ्यूज करते हैं, जिस तरह से कि ये स्ट्रक्चर्स एक मान लेते हैं कि ये पोर्शन क्या है, तो ये यूटेराइन वॉल है, इंडोमेट्रियम यूटेराइन वॉल, और ये पोर्शन इधर से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन माइक्रोवाइल होती है किसकी, तो कोरियन की। ये जुड़ जाएंगी और ये जुड़ के जो स्ट्रक्चर बनाएंगी, दैट्स द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो जाएगा और प्लेसेंटा का रोल ड्यूअल होता है। एक काम तो है कि ये मदर बॉडी से यानी कि यूटेरस से न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन सप्लाई करेगा डेवलपिंग एम्ब्रियो को, और डेवलपिंग एम्ब्रियो से वेस्ट मटेरियल्स कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसफर करेगा यूटेराइन वॉल को। यहां एक पैरासाइटिक रिलेशनशिप डेवलप होता है, ध्यान देना। मदर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करती है बच्चे के जीवन में। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वो अपना ब्लड इसको दे रही है, डेवलपिंग एम्ब्रियो को सारे न्यूट्रिएंट्स दे रही है। एक पैरासिटिक, अगर बायोलॉजी की लैंग्वेज में हम कहें तो एक पैरासिटिक रिलेशनशिप है। पैरासाइट कौन होता है, ये डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है। होस्ट कौन हो जाती है, मदर हो जाती है, जिससे कि सारा न्यूट्रिएंट्स इसको मिलता है, सारी रिक्वायरमेंट्स उसकी फुलफिल होती है, और इसके साथ एडिशनली जितने भी इसके डेवलपिंग एम्ब्रियो के वेस्ट डिस्चार्जेज हैं उसको भी एक्यूमुलेट मदर बॉडी करती है। ओके, अब प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो गया, और प्लेसेंटल फॉर्मेशन के साथ साथ प्लेसेंटा एक रोल तो ये किया ट्रांसपोर्ट करने वाला काम, दूसरा रोल करता है दैट इज द प्रोसेस ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड का रोल भी परफॉर्म करता है, और मेनली जो हार्मोन सिक्रीट करता है वो HCG, ह्यूमन कोरियनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, और इसी हार्मोन से कौन सा HCG, इस हार्मोन की वजह से ये आइडेंटिफाई होता है। ये हार्मोन कॉन्स्टेंटली फीमेल बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को हाई रखता है। याद होगा हम लोगों ने यूजेनेसिस में मेंस्ट्रुअल साइकिल में इसकी बात की थी। प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को हाई रखता है, और प्रोजेस्टेरॉन के लेवल के हाई होने से फायदा क्या है कि इंडोमेट्रियम यूटेराइन वॉल प्रॉपरली इसकी थिकनिंग मेंटेन रहती है, और थिकनिंग मेंटेन रहने की वजह से ये प्रॉपरली नरिश हो पाता है। दूसरा HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन
हार्मोन सिक्रीट करते हैं, होता है यहां से। इसके साथ साथ तीसरा हार्मोन जो है वो रिलैक्सिंग सिक्रीट होता है, हमको याद रखना होगा। प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन, दूसरे सारे हार्मोन्स भी सिक्रीट होते हैं, लेकिन स्पेशली ये 3 हार्मोन्स सिर्फ फीमेल के प्रेग्नेंट होने की कंडीशन में प्लेसेंटा के थ्रू सिक्रीट होंगे। द हार्मोन्स कौन कौन से हैं? HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, दूसरा HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन, तीसरा कौन सा? तो रिलैक्सिन हार्मोन। ये तीनों स्पेशली वहीं से सिक्रीट होते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में, यानी कि व्हेनेवर द फीमेल इज प्रेग्नेंट। ये तीनों हार्मोन्स सिक्रीट होंगे और ये सपोर्ट करते हैं डेवलपमेंट ऑफ दिस एम्ब्रियो इनटू द फॉर्म ऑफ ए न्यू बेबी। तो हम लोगों ने कलेक्टिवली 3 पॉइंट्स डिस्कस किए आज। प्रोसेस ऑफ द फर्टिलाइजेशन, सेगमेंटेशन एंड द प्रोसेस ऑफ इम्प्लांटेशन। एक एक लाइन में इसको फिर डिफाइन कर लेते हैं। मुझे लगता है कि बहुत जरूरत नहीं है, फिर भी फर्टिलाइजेशन दैट इज द प्रोसेस ऑफ द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट स्पर्म एंड फीमेल गैमेट ओवम इनटू द फॉर्म ऑफ ए डिप्लॉयड जाइगोट हो गया। सेगमेंटेशन दैट इज द प्रोसेस ऑफ द रैपिड डिवीजन ऑफ fertilized ovum into the form of a new embryo। ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द सेगमेंटेशन एंड क्लीवेज। थर्ड दैट इज द इम्प्लांटेशन। अब इम्प्लांटेशन दैट इज द फिक्सेशन ऑफ द डेवलपिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इनसाइड द फीमेल यूटेरस। प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, सेगमेंटेशन और इम्प्लांटेशन को वाइंड अप किया जाए, इसके पहले थोड़ा सा हमें सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग की बात जाननी जरूरी है। सीबीएसई और एनसीईआरटी की बुक ने भी इसको मेंशन किया है। एक्चुअली इसके बारे में हम लोग आगे चल के जेनेटिक्स में डिस्कस करेंगे। जेनेटिक्स में डिटेल डिस्क्रिप्शन है सेक्स डिटर्मिनेशन का, लेकिन यहां भी थोड़ी सी इसके बारे में हमको जानकारी ले लेनी जरूरी है। हम जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग के केस में XY क्रोमोसोम्स सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंटायरली जो क्रोमोसोम्स हैं उनको 2 कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं, ऑटोसोम्स और एलोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम। तो ऑटोसोम्स फर्स्ट टू 26 पेयर, फर्स्ट टू 26 सेकेंड पेयर क्रोमोसोम्स ये ऑटोसोम्स है और इनका फंक्शन जो है वो फिजिकल फीचर्स को डिटरमाइन करना होता है। जो लास्ट 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, ये 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम सेक्स को डिटरमाइन करता है ऑफस्प्रिंग के। ओके, और इस 23rd पेयर के केस में फीमेल बॉडी में 23rd पेयर के क्रोमोसोम्स होमोमॉर्फिक होते हैं। होमोमॉर्फिक टाइप के क्रोमोसोम्स हैं, यानी कि दोनों क्रोमोसोम एक ही जैसे हैं, XX है। जबकि मेल के केस में ये कंडीशन हेट्रोमॉर्फिक है। हेट्रोमॉर्फिक है जहां की एक क्रोमोसोम X है और दूसरा क्रोमोसोम Y है। ये डिप्लॉयड कंडीशन है। ये दोनों 2N की कंडीशन है जहां की 46 क्रोमोसोम्स हैं। जब ये गैमेट फॉर्मेशन होगा तो गैमेट फॉर्मेशन की कंडीशन में 23 यहां डिवाइड हो गए। यही कंडीशन होगी इस मेल के केस में, 23 और 23 क्रोमोसोम्स डिवाइड हो जाएंगे। यानी कि हम ये एनालाइज कर पा रहे हैं कि मेल के केस में जो स्पर्म्स बनेंगे
उसमें से 50% एक्स क्रोमोजोम होंगे और 50% वाई क्रोमोजोम होंगे। 50% एक्स क्रोमोजोम बियरर होंगे और 50% वाई क्रोमोजोम बियरर एस्पर्म्स होंगे। और जब इनका फर्टिलाइजेशन होगा, जो क्रोमोजोम्स एक्स बियर करने वाले एस्पर्म हैं, जब वो ओवम के साथ फर्टिलाइजेशन करेंगे तो उस कंडीशन में जो प्रोजेनी होगी वो फीमेल होगी, जो प्रोजेनिज होंगे वो फीमेल होंगी। लेकिन जो वाई क्रोमोजोम बियरर एस्पर्म्स हैं, जिन क्रोमोजोम्स जो एस्पर्म वाई क्रोमोजोम बियरर है, वो जब ओवम के साथ फर्टिलाइज करेंगे तो उस कंडीशन में मेल प्रोजेनिज आ रही है, मेल ऑफस्प्रिंग्स होंगे। इट मीन्स एक जनरल एनालिसिस हम रखते हैं कि जितने भी एस्पर्म्स प्रोड्यूस होंगे प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस में, प्रोसेस ऑफ एस्पर्मेटोजेनेसिस में, तो अप्रॉक्सीमेट 50% एक्स क्रोमोजोम बियरर हो जाएंगे और 50% वाई क्रोमोजोम बियरर एस्पर्म होंगे। और जब ये फर्टिलाइजेशन करेंगे तो फर्टिलाइजेशन के केस में जब एक्स क्रोमोजोम बियरर एस्पर्म ओवम के साथ फर्टिलाइज करेंगे तो फीमेल प्रोजेनिज होंगी, और जब वाई क्रोमोजोम बियरर एस्पर्म फर्टिलाइजेशन करेंगे तो मेल प्रोजेनिज पैदा होंगी। तो यहां 50-50 के चांसेस यहां पर भी हो रहा है। 50% फीमेल प्रोजेनिज होने के चांसेस है, फीमेल पर 50% मेल प्रोजेनिज होने के चांसेस। तो इस एंटायर प्रोसीजर में हम क्या पा रहे हैं कि जो फीमेल है, मदर है, उसका कोई स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन सेक्स की डिटर्मिनेशन में नहीं होता। सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होगा? तो सेक्स डिटर्मिनेशन मेल के वजह से होगा, यानी कि फादर जो उसके एस्पर्म अगर एक्स क्रोमोजोम बियरर होंगे तो प्रोजेनिज फीमेल होंगी, और अगर क्रोमोजोम्स वाई बियरर एस्पर्म है तो प्रोजेनिज मेल होगी। तो इस प्रोसेस के एनालिसिस के ग्राउंड पे हम ये कह सकते हैं कि मेल फादर रिस्पॉन्सिबल होता है अपनी प्रोजेनिज के ऑफस्प्रिंग के सेक्स के डिटर्मिनेशन के लिए, क्योंकि फीमेल के केस में तो कोई वेरिएशन है नहीं, वहां पर सारे के सारे क्रोमोसोम्स होमोमॉर्फिक है। हेटेरोमॉर्फिक की कंडीशन तो मेल के केस में है। तो ये जानना हमको जरूरी है कि सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए जो एक कॉमन सोशल स्टिग्मा है कि ये ब्लेम किया जाता है कि फीमेल रिस्पॉन्सिबल है या मदर रिस्पॉन्सिबल है बच्चे की, नहीं। इनफैक्ट यह सेक्स डिटर्मिनेशन का सारा दारोमदार डिपेंड करता है मेल पर, मेल के किस टाइप के एस्पर्म फर्टिलाइजेशन को परफॉर्म करा पा रहे हैं। नो डाउट 50% का रेशियो है, इक्वल रेशियो है, लेकिन इस रेशियो में से कौन से एस्पर्म प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन को कंप्लीट करा पाते हैं, वो फाइनल फैक्टर होता है ऑफस्प्रिंग के सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। अब जब प्रोजेनिज का ऑफस्प्रिंग का सेक्स डिटर्मिनेशन हो जाएगा, ये प्रोसेस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन कब होगा? एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, जहां कैरियोगैमी हो रहा है, कैरियोगैमी के साथ ही प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है, और प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन के पूरा होते होते ऑफस्प्रिंग का सेक्स डिटर्मिनेशन का प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाता है। अब इस सेक्स डिटर्मिनेशन होने के बाद जब जाइगोट बन गया
तो नेक्स्ट स्टेप शुरू होता है सेगमेंटेशन या क्लीवेज का। क्लीवेज के प्रोसेस में रैपिड डिवीजन होगा, बहुत तेजी के साथ जो जाइगोट बना उस जाइगोट का डिवीजन होना शुरू होगा, और उस डिवीजन में साइज नहीं बड़ी होती। इन जनरल प्रोसेस ऑफ जब सेल डिवीजन होगा तो सेल डिवीजन होने के बाद सेल जो नई सेल्स बनेंगी वो मिलके साइज इंक्रीज करती हैं, लेकिन यहां पर साइज नहीं इंक्रीज होगा क्योंकि ऑलरेडी ओवम लार्जर सेल है, 0.1 mm की साइज है, और उसमें नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगी, साइज में इंक्रीज करेगी, फाइनल स्ट्रक्चर मिल जाएगा, मारुला बनेगा। पहले ब्लास्टोमियर्स बने, ब्लास्टोमियर्स डिवाइड होंगे, मारुला बनेंगे, मलबरी की तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा सेल्स का। उसके बाद फिर ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होगा। इन जनरल ब्लास्टुला स्टेज कहते हैं, लेकिन ह्यूमन बीइंग के केस में इस स्टेज का नाम ब्लास्टोसिस्ट होता है। और इस ब्लास्टोसिस्ट के फॉर्मेशन के बाद इम्प्लांटेशन हो जाएगा। इम्प्लांटेशन जो है कहां होगा? इंडोमेट्रियम वॉल के में होगा, यूटेरस के अंदर। इम्प्लांटेशन होने के साथ साथ ये ब्लास्टोसिस्ट फिर मल्टीप्लिकेशन होगा, उसमें सेल डिवीजन की प्रोसेस कंटिन्यू होगी। ट्रोफोब्लास्ट जो पेरिफेरल स्ट्रक्चर है, लेयर है, वो कोरियानिक और एमनियोनिक मेम्ब्रेन में डेवलप होंगे, और जो इनर मास ऑफ सेल है वो एम्ब्रियो के फॉर्म में डेवलप होगा। प्रोसेस ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस शुरू हो जाएगी, और एम्ब्रियोजेनेसिस के बाद फाइनल स्टेज आएगा ऑर्गेनोजेनेसिस। ये एंटायर प्रोसीजर को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, प्रेगनेंसी एंड पार्टिशन में।